नमस्कार, मैं वीना गुप्ता। आजकल आप लोग काफ़ी अखबारों में पढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया है कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता है तो अकाउंट होल्डर को 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अभी तक ये भुगतान 1 लाख रुपए था और काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन अब अचानक बहुत गर्म चर्चाएं हैं कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता है तो उसको अकाउंट होल्डर को 5 लाख रुपए मिलेंगे। सवाल उठता है कि क्या कुछ बैंक दिवालिया होने वाले हैं या बैंकों के दिवालिया होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आज इसी विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंसान को ज़रूरत के वक्त के लिए वो बचत करके रखता है। लोग जो हैं छोटे छोटा सा पैसा रोजाना के खर्च से बचाते हैं, फिर वो इकट्ठा करके रखते हैं। जिसकी जितनी क्षमता है वो उतनी बचत करता है ताकि ज़रूरत वक्त पे, बीमारी में, शादी में, किसी और समय में या कुछ नया खरीदने में, बनवाने में वो बचत काम आए और ये बचत सुरक्षित रहे। इसके लिए बैंक से अच्छी कोई बेहतर जगह नहीं है। जब बैंक नहीं थे तो महाजन, आप जानते हैं, होते थे। लोग पहले घरों में क्या करते थे कि ज़मीन में पैसा गाड़ दिया, नोट गाड़ दिए, जेवर गाड़ दिया और उसको सुरक्षित रखने का ये तरीका अपनाते थे। इसके बाद लोग जो हैं जब ज़रूरत होती थी तो अचानक में जब कुछ बेचना पड़ता था तो क्या करते थे, वो जाते थे जो मनी लेंडर्स थे, जो इस पैसे से उनको जो है दे देते थे कुछ। मतलब अगर 100 रुपए की चीज़ है तो 20 रुपए उनको दे दिया और उस पर ब्याज भी लगाते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती थी और कर्ज नहीं उतर पाता था। बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी और बहुत मशहूर पिक्चर है मदर इंडिया, वो भी इसी जो महाजन के कर्ज पर है। तो महाजन जो होते थे वो ये इस काम को बहुत करते थे और फिर उनके जकड़न में जो था वो रहता था। ज़्यादातर ग्रामीण इलाके, शहरों में भी अचानक बीमारी आई, क्या करें, पैसा चाहिए, कुछ आपदा आ गई है या कुछ शादी में अचानक खर्च पड़ गया है, तो लोग जाते थे महाजन के पास और वो मनमाने पैसों में उनसे लिखवा लेता था कि चीज़ उसने 100 रुपये दिए हैं लेकिन 200 रुपये की चीज़ जो है वो गिरवी रखी। और ये एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, एक नेक्सस था, जिसके अंदर जो था जिसके शिकंजे में हमारे किसान और जो सामान्य लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो इसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद सर्विस रूल्स बने। बैंक में जो काम करते थे उनकी कंडीशन में बहुत सुधार आया। पहले जो लोग बैंक में काम करते थे वो 12-12 घंटे काम करते थे महाजन के यहाँ और उस वहाँ हिसाब रखते थे और बहुत कम पैसा मिलता था और बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी ठीक से, बिजली नहीं होती थी और वो एक मतलब बहुत एक तरह से जो हम कह सकते हैं एक अर्धदास की तरह वो वहाँ पे काम करते थे, कारिंदे की तरह काम करते थे, वसूली भी करते थे। तो इस के बदलने के बाद उनके सर्विस रूल्स बने, बैंक वालों को बहुत सुविधाएं मिलने लगी और इतनी ज़्यादा सुविधाएं बैंक वालों को थी कि आप जानते होंगे कि पिछले दिनों बैंक की सर्विस एक बहुत ही सम्मानजनक पेशा बन गया और यहाँ तक कि जो लोग कैसे शादी का जो मार्केट जिसको हम कहते हैं अपने देश में, दहेज का, उसमें बैंक वालों को अच्छा दहेज मिलने के लिए लोग सोचते थे कि बैंक में है तो बहुत दहेज चाहिए जी। तो ये सामाजिक बदलाव भी एक हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं, अब मोदी जी की सरकार है और इस सरकार ने सभी बैंकों को अब लगभग धीरे धीरे धन्ना सेठों को देने के लिए, कॉरपोरेट महाजनों को देने के लिए कोशिश इन्होंने की। 1990 से काफ़ी बैंक दिए जा चुके हैं और बैंक नहीं भी दिए हैं तो बैंकों की जो जमा बचत पूंजी है वो उन्होंने अपने कॉरपोरेट्स को, उन दलालों को जो है वो लोन में दे दिए और उस लोन को देने के बाद माफ़ भी कर दिया है। तो आप ये समझिए कि 1969 में 8,000 ब्रांचें थी बैंकों की। आज की तारीख में 90,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उसमें भी करीब 60,000 से ऊपर जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। गांव में कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, शहरों में प्राइवेट बैंक खुल रहे हैं, गांव में कोई नहीं जाएगा। तो गांव में इतना बड़ा नेटवर्क बना, बैंकिंग का बहुत बड़ा सेक्टर बना और बैंकिंग में लोगों ने अपनी छोटी छोटी बचत डाली और वो बचत का जो पैसा था वो सरकार ने बहुत सारे डेवलपमेंट के कामों में लगाया। हम आज जब पैसा जमा करते हैं तो अभी तो निकालते नहीं है, अगर वो 3 साल पैसा वहाँ रहता है तो सरकार उसका अन्य कामों में उपयोग करती है।
तो वो दूसरी जगह पे पैसा लगाते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, और ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत मजबूत हिस्सा हमारे बैंक जो हैं वो हो जाते हैं। तो हमने तो ये बैंक का एक मजबूत स्थिति जब आई तो निजी क्षेत्र को सामने आया, उन्होंने प्राइवेट बैंक खोलने शुरू किए। सरकार ने बहुत सारी उनको सुविधाएं दी, कानूनों में, नीतियों में बहुत सारी सुविधाएं दी, और वो बैंकों ने अपना अब उन्हें लगा कि जो बैंकिंग सेक्टर पे कब्जा करने के लिए कि सरकारी बैंक बंद हो, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो सरकारी बैंक के अंदर है। सरकारी बैंक में हम अपना आ रहा पैसा सुरक्षित है, क्योंकि हम सरकार पे भरोसा करते हैं, और इसीलिए बैंक कभी दिवालिया भी होगा ये बात हमारे जहन में कभी नहीं आई, क्योंकि प्राइवेट में आप जानते हैं कि दिवालिया होने के बहुत चांसेस है। अब जब बैंक सरकारी खत्म होगा तभी तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन्हें काम मिलेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने जो है आपसे पैसा इकट्ठा किया, आपको लालच दिया दुगना धन होने का, तिगुना धन होने का, और उस धन से उन्होंने पता चला एक दिन कंपनी भाग गई। कितने लोगों ने खून पसीने का पैसा लेके ये कंपनियां भागी हैं। तो जब सरकारी बैंक ही नहीं रहेगा, प्राइवेट ही रहेंगे, तो ये भागने का और डिफॉल्टर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए बहुत ज़ोर शोर से ये प्रचार किया जा रहा है कि अगर बैंक डिफॉल्टर हुआ, बैंक का दिवाला निकला, तो ये आपको कम से कम 5 लाख मिलेंगे। तो अगर आपका 1,000 जमा है तो 5 लाख मिलेंगे, और अगर आपका 50 लाख जमा है तो भी आपको 5 लाख मिलेंगे, है ना। ये इसका गारंटी का वो कानून की बात कर रहे हैं जिसका इतना जोर शोर से शोर शराबा किया जा रहा है। तो अगर ये बैंक जब बिल्कुल, अभी तो आप देखिए कि 10 में से कितने सारे बैंक आपके खातों में भी कई बार दिक्कतें आई होंगी। बहुत सारे बैंक हैं जो मर्ज हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक में, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक आ गया है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक, इसके विज्ञापन में अक्सर देखा होगा कि महात्मा गांधी का खाता भी इसी बैंक में था, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आंध्रा बैंक हैं और कॉरपोरेशन बैंक हैं। जब बैंक समाप्त होगा तो क्या होगा? अब आप देखिए कि सरकार की बहुत सी योजनाओं में खास तौर से छात्रों के लिए जीरो अकाउंट पे, जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता है। तो प्राइवेट बैंक तो खोलेंगे नहीं जीरो बैलेंस पे खाता। और अभी मिनिमम जो पैसा है जिस पे प्राइवेट बैंक में खाता खोलते हैं वो 5,000 से 10,000 है, न्यूनतम 5,000 है, कुछ बैंकों में 10,000 भी है। तो जो 5,000 का खाता खोलना है, तो जब तक 5,000 नहीं होंगे वो तब तक हम खाता ही नहीं खोल सकते। जबकि सरकारी बैंक में न्यूनतम 500 में अब 1,000 कर दिया है, तो इसमें हम खाता खोल सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि न्यूनतम बैलेंस से कम पैसा रहने पर पैसा कट जाता है। आप जानते हैं करोड़ों रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमा लिया इस बात के लिए कि उसके बैंक अकाउंट में लोगों का न्यूनतम बैलेंस से भी कम पैसा था। तो किसका पैसा कटा? गरीब का ही कटा ना। अमीर का तो उसमें रहता ही है कुछ ना कुछ पैसा। जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वही पैसा अपना पूरा निकाल लेते हैं। 100-200 रुपए छोड़ दिए, लेकिन अब तो कम से कम जो है 1,000 से कम नहीं छोड़ सकते। तो ये मिनिमम बैलेंस ना रहने पर जो है वो पैसा हमारा कट रहा है। फिर अभी सरकार ने कहा है 3 ट्रांजैक्शन। पहले जब बैंक खुले थे तो उन्होंने कहा था आप एटीएम ले जाइए, कितना सिर होते थे। और एटीएम से जब ट्रांजैक्शन होने लगा, लोगों डिजिटल लेन देन करने लगे, तो बात आई कि भाई आपका 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा पर पैसा देंगे। 3 ट्रांजैक्शन देखने में तो लगता है अभी साल महीने में कई बार पैसे निकालोगे? 3 बार। लेकिन जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं तो महीने में 3 बार ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये तो आप मान लीजिए आपको कहीं जाना है और टिकट करने हैं आने का और जाने का, तो 2 ट्रांजैक्शन हो गए। और मान लीजिए गाड़ी कैंसिल हो गई, अभी आपको दूसरी ट्रेन में करना है तो कैंसिल करिए आप, फिर आपके 4 ट्रांजैक्शन हो गए, तो 6 ट्रांजैक्शन हो गए। पैसा कटेगा, आप पैसा देते रहिए। यानी बैंकों को कमाई का जरिया बना लिया है निजी क्षेत्र ने। और इस निजी क्षेत्र की नज़र जो है वो अब पूरी तरह से सरकारी बैंकों को ख़त्म करके अपना ही नेटवर्क बनाने की है, और वो शुरू हो गया है। इसे रोकना है हमें, और इसके लिए हमें आगे आना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बतानी, जैसे जो भी सब्सिडी आती है वो सरकारी बैंक में आती है, प्राइवेट में आएगी बहुत थोड़ी सी सब्सिडी होगी, 250-300, वो तो अपने टैक्स में ही ले लेगा। स्कॉलरशिप का बता ही दिया मैंने। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लिए पैसा सरकारी बैंकों में आता है, वो पैसा भी
बजाय सरकारी बैंक में आने के निजी क्षेत्र में जाएगा तो आपको मिनिमम में आप निकाल ही नहीं पाएंगे। 150-200 अगर सब्सिडी आई तो वो तो उसमें टैक्स में ही कट जाएगी, उनके जो उनके चार्जेस हैं उसमें। अब तो बैंक ये भूमिका बना रहे हैं कि भाई आपके पैसे को हम सुरक्षित रख रहे हैं तो आप हमें पैसा दीजिए, है ना। पहले जैसे गोल्ड के लिए था तो लोग लॉकर में रखते थे तो हम पैसा देते थे गोल्ड रखने का। अब तो वो कह रहे हैं कि पैसा भी हम तो आपका सुरक्षित रख रहे हैं, तो वो पैसे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो ये निजी क्षेत्र का हमें पूरी तरह से एक तरह से विरोध करते हुए फिर से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात उठानी है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ कि सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग सेक्टर फैले, सरकारी क्षेत्र का बैंक जो है वो आगे बढ़े और हमारा ये जो चल रहा है निजी क्षेत्र का, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है। दूसरी बात ये है कि आप सब जानते हैं कि जो निजी क्षेत्र है उसका क्या उद्देश्य है। निजी क्षेत्र प्रॉफिट के लिए है। वो 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए का मुनाफा कमा रहा है। फिर मुनाफा कमाते कमाते उसको इतना लत लग जाती है मुनाफा कमाने की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो चाहता है। 2 रुपए नहीं, अब 3 रुपए मिले, 4 रुपए मिले, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की जो लत है वो निजी क्षेत्र इसके लिए इस सेक्टर में आ रहा है। जबकि ये सेक्टर हमारे कमज़ोर वर्ग, हमारे सामान्य लोग, विशेषकर महिलाओं के सपोर्ट के लिए हैं कि वो भी अपना अकाउंट बैंक में रखती हैं और बहुत थोड़े पैसे की बचत करती हैं और उस बचत का पैसा उनका काम में कभी ज़रूरत पड़ती है तो आता है। तो ये सारा कुछ तो ख़त्म कर देंगे निजी बैंक। निजी बैंक में संभव ही नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिसकी बहुत कम आय है या आय नहीं है वो बैंक के खाते को अपने ऑपरेट कर पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अभी हमारा चल रहा है एक अभियान, बैंक बचाओ देश बचाओ। और हमारे सारे ट्रेड यूनियंस, खास तौर से बैंकों की भी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो मिलके इस आंदोलन को चला रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ इसमें भारतीय मजदूर संघ है जिसकी यूनियनें शामिल नहीं है। याद रखिएगा, भारतीय मजदूर संघ निजीकरण के समर्थन में है। एक अकेला ये ऐसा संघ है जो निजीकरण की सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा बाकी सारे ट्रेड यूनियंस इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो ये हमें इस निजीकरण के खिलाफ खड़े होना है। हमारे सामान्य लोगों पर क्या असर पड़ेगा? किसी की ज़मीन गिरवी रखेगा अगर बैंक और वो नहीं समय से कर पाया अदा अगर किस्त, जा कर के उनके बाउंसर जाएंगे और ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, मकान पे कब्जा कर लेंगे। कितना ब्याज दिया जाएगा ये तो बैंक ही तय करेगा, बैंक के मालिक तय करेंगे। इसमें कितना शिक्षा का लोन है वो कैसे मिलेगा? उसका लोन आप लेने जाएंगे, मन मर्जी से वो इसका पूरा कितना ब्याज होगा वो अपने हिसाब से लेंगे। तो सारी ये चीज़ें जो हैं हमारी खतरे में है। और सबसे बड़ी चीज़ खतरे में कि हमारी जो छोटी छोटी बचत होगी उसे लेकर के अगर बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया तो हमारे लिए बड़ी समस्या होगी कैसे अपने पैसे को दोबारा पाएं। और ये भरोसा ही ख़त्म हो जाएगा। सरकारी बैंक पे हमें बहुत भरोसा होता है, LIC हो या बैंक हो, है। हम लोग ये सोचते हैं कि सरकारी के पास पैसा है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन सरकार ही इस पैसे को असुरक्षित कर रही है। अभी आप जानते हैं सरकार ने बहुत सारे जो लोन हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट को दिए हैं। यानी बचत हमारी छोटे बचत करने वालों का पैसा और बड़े बड़े कॉरपोरेट को दे दिया। और फिर उसको उन्होंने जो कहा कि भाई हम जो है इतनी बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो उनके लोन को माफ़ कर दिया। आप देखते हैं गाँव में छोटे छोटे बकायेदारों को कैसे तहसील में ठूस ठूस के भर दिया जाता है, जेल में, कमरे में। और जो बड़े बड़े कर्जदार हैं वो दुनिया में घूम रहे हैं, दूसरे देशों में जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रह रहे हैं, बस रहे हैं। तो आप अगर इस प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? ना शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य। शिक्षा में आप देखिए निजी स्कूल आ गया, निजी अस्पताल आ रहे हैं, निजी बैंक हो गया। तो निजी गाड़ियों का आप देख रहे हैं क्या हाल है। निजी गाड़ियां चलाने की कोशिश हो रही है, एयरपोर्ट हमारे बिक चुके हैं। तो इस स्थिति में अगर हम ये सोचते हैं अरे भाई हमारे बस की क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो भाई सरकार जाने, तो ये हमारी एक गलत सोच है। हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें अपना सोचने की ज़रूरत है कि हाँ हम कर सकते हैं। सरकार इतनी ताकतवर नहीं है कि जो एक आम आदमी, जो हमारे वोट की ताकत है, जो हमारे समझ की ताकत है, उनसे बातचीत करने की ताकत है, उनसे सवाल उठाने की ताकत है, इस ताकत को हमें अपनी पहचानना होगा। तो निजीकरण का विरोध करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना विरोध करिए। हमारे
आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए और खुद हमारे भविष्य के लिए यही बेहतर है कि निजीकरण का हम विरोध करें। सारे देश भर में बैंक की जो यूनियंस है वो 16 और 17 दिसंबर को देश भर में हड़ताल कर रही हैं। और आप ये समझ लीजिए, ये मत सोचिए वो अपनी नौकरी बचाने को हड़ताल कर रहे हैं। उनकी तो नौकरी है ही, उन्हें तो पेंशन जो भी उन्हें मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि उनकी पक्की नौकरी है। वो आंदोलन कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए, वो आंदोलन कर रहे हैं आपके लिए, वो आंदोलन कर रहे हैं आम जनता के लिए, वो आंदोलन कर रहे हैं आम जो व्यक्ति अकाउंट होल्डर है उसके लिए, उसकी सेवाओं के लिए, बैंकिंग सेवाओं को बचाने के लिए। इसलिए बैंक यूनियन की जो हड़ताल है उसमें अपनी आवाज़ मिला है। वहाँ पे जाएं, उनके हर बैंक पे प्रदर्शन होगा, आप जाएं, देखें कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुने। कोई बात समझ में ना आए उनसे तर्क करिए, उनसे बात करिए। और इसके अलावा अपना आप अगर आप यूनियन है आपकी, जैसे आंगनवाड़ी की यूनियन है, आशाओं की यूनियन है, रसोइयों की यूनियन है, तो आप लोग अपना झंडा बैनर लेकर के जाइए और वहाँ पे उनका समर्थन करिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, बैंकिंग सेक्टर को बचाइए, अपनी बचत को बचाइए, अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाइए। उम्मीद करूँगी कि 16-17 की जो हड़ताल है उसके बारे में आप अपने घर में बात करेंगे, निजीकरण के विरोध में जो तर्क हैं वो उस पर बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि निजीकरण ठीक है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिए, क्योंकि मैं तो निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं इन जो कॉरपोरेट हमारे जो महाजन हैं, कॉरपोरेट जो हमारा सूदखोर हैं, ये सूदखोर पहले भी खून चूसते रहे हैं जनता का, उनकी जान लेते रहे हैं, उनके सपनों को लूटते रहे हैं, और इसको अब हम आगे नहीं होने देंगे। नए रूप में, एक नए अवतार में, नई कवर के साथ जो ये नया महाजन आ रहा है, नया सूदखोर आ रहा है, सरकार की सरपरस्ती में, सरकार के संरक्षण में जो ये नया सूदखोर आ रहा है, इसके विरोध में हमें सबको जोरदार तरीके से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उम्मीद करूंगी आप सब लोग ज़रूर निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। घर में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले पड़ोस में बैठिए और इसके नुकसान ज़रूर बताइए। उम्मीद है आप सब ऐसा करेंगे। धन्यवाद।